बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कलअदम TLP का मामला इस वक्त भी ज़ेरे बहस है। हालात अब भी कंट्रोल नहीं हो सके। लॉन्ग मार्च के शुरका अब भी सड़कों पर हैं, सड़कें बंद हैं। अभी आप देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब के बयानात एक दफ़ा फिर बड़े ख़तरनाक बयानात हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके कातिल हमारे हवाले नहीं किए जाते, किसी तरह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब जब इस तरह से पहले ही शर्त होगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत ने किया यह है कि मुज़ाकरात में साद रिजवी साहब को, जो TLP के सरबराह हैं, उनको शामिल कर लिया है और उनकी वक्ती तौर पर आप उसको रिहाई कह ले, रिहाई तो नहीं शायद, लेकिन उनको ले जाया गया है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में शामिल किया गया है। और अब देखा यह जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी ये एक फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का। अगर खुदा न खास्ता ये भी नाकाम होते हैं तो फिर शायद हुकूमत किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जिसके हवाले से कल ही फवाद चौधरी साहब ने कह दिया था। उन्होंने कहा कि जी इसको तो बिल्कुल हम बैन करने की तरफ जा रहे हैं। बैन तो पहले ही है। और फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि आलमी सतह पर हम इस पर पाबंदी लगवाने की तरफ जा रहे हैं, कलम TLP पर। अब खुद वो पहले कहते रहे कि तीसरी बड़ी जमात बनकर ये उभरी मुख्तलिफ लिहाज से, खासतौर पर पंजाब में अगर आप देखें वोट के लिहाज से। तो क्या हुआ, मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए हैं अब तक जितने भी दौर हुए हैं, इसी हवाले से आज हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मियाँ जिल्ली अहमद शरकपुरी साहब ने। ये रुकन रहे हैं जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसके। तो इसमें फिर भी इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन ये क्यों शामिल नहीं हुए, अभी इनकी क्या राय है। पहले जो भी मुज़ाकरात हुए उसमें रिटन हमें नज़र आया एक मुआहिदा, और उस पर फिर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, कौन कसूरवार है, सब इनसे हम जानेंगे। और अब क्या हल है इस सारे मामले का, क्योंकि पहले भी बड़े बेहतर तरीके से मामला को सुलझाने में कामयाब हुए थे। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बाबर डोगर साहब, गुलाम साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। ये सब क्या वजह हुई, आपने पहले अपनी खिदमात पेश की थी, मामला सुलझ गया था, कौम बड़े एक इंतशार में थी, हंगामा बरपा था। इस दफ़ा आप लोग क्यों नहीं सामने आए? पहले आप लोग सामने थे और बड़े अच्छे तरीके से आपने मामले को सुलझाया था। जी देखें, पहले जब ये मामलात ख़राबी की तरफ गए थे तो साफ बात है हमें किसी ने कहा नहीं था। मैंने अपने तौर पे और हज़रत साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब फैसलाबाद वालों ने अपने तौर पे कोशिशें की, और हमने हुकूमत को भी थोड़ा समझाया और तहरीक लब्बैक वालों को भी समझाया, और ज़बरदस्ती हम बीच में इन्वॉल्व हुए कि मसले को हल किया जाए। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कहा गया ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इसको करें। और हमने रिक्वेस्ट की ठीक है, हमें साथ रिजवी साहब से मुलाकात कराएं। वो मुलाकात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमत के वज़रा भी फेल हो चुके थे, एजेंसियों की हिकमत अमली भी फेल हो चुकी थी, और हमने इसके बीच में पढ़ के उलमाए कराम जो कराची से तशरीफ़ लाए, सरवत एजाज कादरी साहब, साहबजादा ज़ुबैर साहब, सुल्तान बाउस शरीफ से तशरीफ़ लाए, तो सियाल शरीफ से तशरीफ़ लेके आए। तो जो 7-8 उलमा मशाइख इकट्ठे हुए, साफ बात है उनकी अनथक कोशिश थी कि मसले को सुलझा लिया जाए, और सुलझा लिया गया, जिससे हर एक ने अप्रिशिएट किया और सुख का सांस हुआ। ठीक, लेकिन उसके बाद साफ बात है हुकूमत की तरफ से ज़्यादती हुई कि बाद में उनके साथ सख्ती ख़त्म नहीं की गई, और जो मामला तय हुए थे वो तो फिर बारह हमने तो कोशिश की, लेकिन तय तो तहरीक लब्बैक के अरकान ने और गवर्नमेंट ने खुद किया था। अच्छा। जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शेर रशीद साहब की, या सहूलतकार, हमने तो एक सहूलतकार का एक मोहब्बत से बेलौस होकर काम किया, लेकिन जब चीज़ें तय पा गई तो फिर उन्होंने खुद अपने तौर पर एक फाइनल चीज़ें की, जिसमें फिर हम उस वक्त शरीक नहीं थे। अभी हमें साफ बातें कहा गया हुकूमत की तरफ से, जब शेर रशीद साहब आए हैं, साहबजादा कादरी साहब तशरीफ लाए हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब, अली अमीन गंडापुरी, ठीक है। तो हमने हामिद रज़ा साहब भी थे, साहबजादा ज़ुबैर अलवरी साहब भी थे, सरवत एजाज कादरी साहब भी थे। अच्छा। तो हमने ये कहा देखें, जो साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी को तवालत दी जा रही है अदालती अहकामात के बावजूद, जब तक आप अदालत के हुक्म की तामील करते हुए उन्हें रिहा नहीं करते, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और चूंकि उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी, और खान साहब मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, वो उस वक्त सऊदी अरब में थे जी। तो हमने फिर माजत कर ली कि जब तक आप साद रिजवी साहब को रिहा नहीं करते तो हम किसी किस्म के मुज़ाकरात में शरीक नहीं होना चाहते। अच्छा। तो उसके बाद फिर जो भी मुज़ाकरात किए उन्होंने खुद ही किए हैं। अच्छा। और उसका नतीजा ये जो खौफनाक निकल रहा है यही नज़र आ रहा था
और मैं तो 5-6 माह से इसके पीछे हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मैं बतौर ख़ास मिला, इमरान खान साहब को मिला बतौर ख़ास, और इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से पूरी तायद की। उस वक्त जो चीज़ें मैंने गुजारिशात की, चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने चीज़ें समझाई। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई तो आपसे एग्री कर रहे थे कि इस मामले को सुलझाना चाहिए। और मैंने उनको ये बताया कि आपके असल वोटर ये लोग हैं जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, ये आपके वोटर नहीं हैं। देखिए, मैं जो अभी मिलाद शरीफ के ऊपर भी जो खान साहब को देखा, उनकी आंखों के अंदर एक इश्क और एक चमक नजर आती है। वो एक खरा और सच्चा आदमी है, लेकिन उनके जो दाएं बाएं हैं वो खुद गर्ज लोग हैं। अक्सर बहुत कम लोग हैं जो खुलूस से खान साहब के साथ हैं। लेकिन ये जो तहरीक लबैक वाले हैं, ये दिल से वो नारा लगा रहे हैं जो खान साहब नारा लगा रहे हैं रियासत मदीना का। तो असल वोटर तो खान साहब के ये लोग हैं, बशर्ते कि खान साहब इन्हें करीब लेके आए और अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको खत्म करें। तो ये चीज़ मैंने तो नेक नीति से बड़ी कोशिश की, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से मैं इसमें फेल रहा और खान साहब भी वक्त नहीं निकाल सके। नहीं, हम तो कोशिश करेंगे। आप फिर एक दफा कि ये जो मिनिस्टर्स की जुबान है कि जनाब, जिस तरह से कल आपने देखा कि शेख रशीद साहब की जो लैंग्वेज थी, उसके बाद फवाद चौधरी साहब की निशान इबरत बना देंगे हम इनको, किसी माइके लाल की जुर्रत नहीं है। ना शेख रशीद साहब का ये शोभा है, ना फवाद चौधरी का ये शोभा है, ना उनको समझ है इन चीज़ों की। यही समझ अमेरिका में थी और अफगानिस्तान से जूते खा के निकले, पूरी टेक्नोलॉजी और पूरा पैसा और पूरा एक ताकत जो थी। तो इनको समझ नहीं है, इश्क के साथ तोपे नहीं लड़ सकती। वो खरे और सच्चे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, उनके साथ दलील काम कर सकती है, लॉजिक काम कर सकती है, मोहब्बत काम कर सकती है। अच्छा, गुलाम नज़र साहब आप भी सवाल कीजिएगा। मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि फैसल वाडा जी, गुलाम साहब कल एक फैसल वाडा साहब हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को तो इस मुआहदे का बताया ही नहीं गया था और हुकूमत को इस मुआहदे का इल्म नहीं था और ये मुआहदा तो वैसे ही कर लिया गया था। आप फरमा रहे हैं कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से बातचीत हुई है, तो क्या वो ओनरशिप है उनके अंदर इस मुआहदे की? नहीं, ये देखें, ये बात आपने सच कही है। मेरा अंदाज़ा भी यही है कि खान साहब को चीज़ों से साइड पर रखा जा रहा है। खान साहब को पूरा इल्म नहीं है और ये बात आप हजरात ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अयूब दौर में भी, आखिरी दौर में हुआ था कि जब अयूब खान साहब को अखबार कुछ और छाप के दी जाती थी, पब्लिक के सामने और आती थी। तो इसी तरीके से खान साहब को जब मेरी मुलाकात हुई तो 2-3 चीज़ों के ऊपर ऐसा हुआ कि जो ऑन ग्राउंड चीज़ें थी और खान साहब के इल्म में नहीं थी। उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी भी साथ तशरीफ फरमा थे। तो मुझे भी हैरत हुई कि भाई खान साहब को ये पता ही नहीं है। तो पता क्यों नहीं है? किसी ने बताया ही नहीं है। अच्छा, तो बताना किसने है? जो दाएं बाएं बैठे हैं, जो उनके मुशीर हैं, जो उनके वजीर हैं, उन्होंने बताना है। अच्छा, जैसा आपने जो बात की है ना, कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये भी कहा गया कि जी उनके पास तो क्लाशिंग तोहफे हैं, उनके पास तो असला है। जिसके बाद फिर खान साहब ने कहा अगर उनके पास असला है तो फिर हमें उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। हमारे जो रिपोर्टर वहाँ पर हैं, मैंने उनसे बार बार बात कर रहा हूँ कि जनाब उनके पास कोई असला नजर आया, अभी तक उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। तो आप तो खुद इनको मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये जो बुनियाद बनाई जा रही है कि उनके पास असला है। देखें, जो पहले मामला हुए थे पिछले धरने में, इस बात के बेशुमार शाहिद मौजूद हैं। पुलिस वाले भी शहीद हुए और जख्मी हुए, हमें दुख है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुद पुलिस वालों ने भी पुलिस की गाड़ियां जलाई, इसके भी शाहिद मौजूद है जी। और उन शुरफा के अंदर बदमाश प्लानिंग से भी डाले जा सकते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग से कोई बीच में डाल दिया गया है और उससे गलत रास्ता लिया जा रहा है, अभी जो हमने रिक्वेस्ट की कि आप उनको इस्लामाबाद जाने दें, जब आप रोकेंगे तो तसादम होगा। फजल रहमान साहब अगर चलेगा डंडे लेके, इमरान खान साहब खुद तशरीफ ले गए, मियां नवाज शरीफ साहब चले गए, तो ये भी चले जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। उनके साथ बात करें, उलमाए किराम को इन्वॉल्व करें। ये शेख रशीद साहब का, फवाद चौधरी साहब का सब्जेक्ट नहीं है, ना वो संभाल सकते हैं, ना उनके अंदर अहलियत है इस चीज़ की। हाँ, उलमाए किराम जो उनकी लैंग्वेज समझते हैं और खान साहब भी ये लैंग्वेज समझते हैं। खान साहब की आंखों में चमक मैंने हमेशा देखी है, इश्क वाली, सच्ची और मोहब्बत वाली। लेकिन जो खान साहब के अंदर है, उनके दाएं में बैठे जो लोग हैं, वो खान साहब को भी नहीं समझते। गुलाम नज़र साहब, मियाँ साहब, आप जिस तरह से फरमा रहे हैं, आप ये देखें कि पूरा पाकिस्तान, तकरीबन पंजाब पूरा हम कह सकते हैं बंद कर दिया गया है। जीटी रोड के ऊपर घड़े खोद दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। पिछले 7 दिन से 6 दिन से हम देख रहे हैं रावलपिंडी में कंटेनर्स, कभी रास्ता बंद कभी खुला, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती, सारे मामलात। और अभी तो वो गुजरांवाला तक भी नहीं पहुँचे हैं, तो अभी पूरा जीटी रोड उखाड़ पछाड़ कर दिया। ये कैसा हुकूमती इकदाम है? क्या ये समझते हैं कि
जो बरेलवी उलमा कराम मशाइख अज़ाम हैं और जो आप जैसे जय्यद लोग हैं, क्या वो अगर कॉल देना चाहें तो हर शहर से बंदे निकल के नहीं अपने अपने चौकों चौराहों में मुजाहरा शुरू कर सकते इस तरह के हालात से? देखें, बात ये है, पहली बात तो ये पॉलिटिकली मेरा, हामिद रज़ा साहब का, साहबजादा ज़ुबैर साहब का, सरवर इजाज़ कादरी साहब का तहरीक लबैक से कोई तल्लुक़ नहीं। मेरा तल्लुक़ है, मैं मेंबर हूँ सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के टिकट से, लेकिन इमरान खान साहब से मेरी पुरानी अकीदत है, मोहब्बत है, प्यार है और आज भी है। और बुज़दार साहब को भी मैंने जो देखा है वो भी बड़ा खरा और सच्चा और प्यार वाले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है उसमें मुझे कोई दानिश नज़र नहीं आई। जो एजेंसियों को स्टाइल है उसमें मुझे कोई दानिश साफ बात नज़र नहीं आई। मैं ज़माना तालिब इल्मी से पॉलिटिक्स में हूँ और हमेशा मैंने चीज़ों को दूर अंदेशी से देखने की कोशिश की है, और जब भी सोचा है दुरूशी पढ़ के सोचता हूँ, अल्लाह ताला सीधे रास्ता दिखा देता है। तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, ये बिल्कुल बेसमझी से काम कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है चीज़ को टैकल कैसे करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट का इनको पता ही नहीं है, और ये मुल्क को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। इसका ये हल नहीं है जो कुछ ये कर रहे हैं। और शेरपुरी साहब, सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी थी, जो एग्रीमेंट था बिल्कुल नहीं। अब सर क्या ऐसी कबाहत है कि गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट में भी इसको नहीं लेके जाना चाहती? आपको क्या समझ आता है क्यों नहीं ये लेके जाना चाहती? लबैक से जो इनका मुआहदा हुआ, जिससे खान साहब को बकौल इंफॉर्मेशन जैसे बताई जा रही है कि इल्म नहीं दिया गया, हो सकता ना दिया गया हो, लेकिन उस मुआहदे में कौन सी खामी है? क्या अगर मैं इस पर डिबेट करूं, मेरे साथ बैठ जाए शेर रशीद साहब, बैठ जाए फवाद भाई, बैठ जाए कोई और, बैठ जाए जिसके बाद जो बड़ा अपने आप को मिबल वतन समझता है, बैठ जाए मेरे साथ, तरीके लबैक के साथ नहीं बैठता, मेरे साथ बैठ जाए, उनके मुतालबे में मुझे खामी बता दें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्या फ्रांस हमारे ऊपर चढ़ जाएगा? फ्रांस अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, सारे जूते खा के गए वहां फ्रांस और अमेरिका समेत। इनको समझ नहीं है कि फ्रांस से क्या हमने लेना देना है। लेकिन अगर लेना भी है, बिल फर्ज वो जज्बा हमारे ये समझदारों में नहीं है, बिल फर्ज नहीं है, तो ये बात भी हमें तरीके लबैक को समझाई जा सकती है कि आप जो बात कर रहे हैं सच्ची कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हक कह रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने वालों के अंदर ये जज्बा नहीं है, तो लिहाजा मुल्क को तबाह तो नहीं करना, हम समझा सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता तो दें, हमें उनके साथ बैठने तो दें। अभी 3 चीजें हैं जी बुनियादी जो कहा जा रहा है जरा से कि जी साद रिजवी साहब की रिहाई का है, दूसरा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर दर्ज मुकदमात की वापसी, और तीसरा पार्लियामेंट फ्रांस के खिलाफ करारदाद पेश होना शामिल है। अब सारा जो मामला रुका हुआ है, शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी सारे मामला जो है ना वो बिल्कुल हल होने वाले हैं या सब चीज़ें मानी जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ ये फ्रांस के सफीर वाला मामला, उनकी सफारत खाने वाला मामला, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक चीज़ उन्होंने ये कह दी। दूसरा ये कहते हैं कि जी वो तो सफीर यहाँ पर है ही नहीं। अब इस पे हुकूमत बता नहीं रही, इशारों में बात कर रही है कि जी हमारे खिलाफ एक पूरा पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है, और अगर कहीं हम ये सफीर को निकालते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस इंतजार में बैठी है। उनकी बातों से लगता है कि जी जैसे ही हम ये काम करेंगे साथ ही पूरी दुनिया पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देगी। वो उनका इशारा इस तरफ है। नहीं, उनकी मैं नहीं समझता। शेर रशीद साहब बड़ी अच्छी हमेशा बातें करते थे, इस मामले में क्यों वो पैदल चलना शुरू हो गए हैं। देखिए, खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जिस तरीके से आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की है, कभी पहले शेर रशीद साहब या प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब या नवाज शरीफ साहब या किसी को तौफीक हुई है? जिस तरीके से उन्होंने इश्क़ रसूल की बात की है, जिस तरीके से उन्होंने तौहीन रसालत के ऊपर दुनिया को समझाने की कोशिश की है, वो खान के अंदर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब हकीकी तहरीक लबैक का आदमी है, और लेकिन वो उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचने दी जा रही। अभी तो ये जो अभी इसके ऊपर अगर डिबेट करें और डिबेट करने के बाद सारे पार्लियामेंटेरियन समझदार हैं, बिल फर्ज वो समझते हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालना हमारे मुफाद में नहीं है, तो ये बात डिबेट में क्या नहीं कही जा सकती। जब अक्सरियत एमएनए हजरात कहेंगे कि हम समझते हैं कि फ्रांस ने जो तौहीन रसालत की गलत किया, जुल्म किया, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जा सकते हैं इस इशू को लेके, लेकिन सफीर को निकालना हमारे मुफाद में नहीं है, तो पार्लियामेंट फैसला कर देगी तो तहरीक लबैक का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इसमें हर्ज वाली कौन सी बात है? बिल्कुल सही जो बात आज लेकिन सब कह रहे हैं कि इसको नहीं लेके जाया जा सकता। मियां साहब, कौन सी रुकावट है? कौन सी ब्रेक है? एक इल्ज़ाम लगाया गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि भारत से इनको फंडिंग हो रही है, तो ये गैर मुल्की फंडिंग पे चल रहे हैं। नहीं, बोंगी मारी है फवाद भाई ने, मैं नहीं समझता। कैसी बात करते हैं?
वो कहते हैं जी इसके सबूत हैं हमारे पास। सबूत तो बताएं कौन सा सबूत है? वो छोटी सी मस्जिद है मौलाना खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली, ठीक है ना। और मेरे तो उनसे कुछ सियासी इख्तलाफात हैं, हज़रत खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी कुछ इशूज़ के ऊपर मेरा इख्तलाफ रहा है, अगरचे मेरे दिल में उनका एहतराम अल्लाह करोड़ों राम तक करे उनकी कब्र अतर पर, लेकिन जहाँ इख्तलाफ है, जहाँ इत्तफाक है वहाँ इत्तफाक है। उनके ये जो मुतालबात हैं 100% हक मुतालबात हैं और इनको पार्लियामेंट में डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जैसे शेख रशीद साहब अकेले कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते, तो पूरी पार्लियामेंट कह देगी, इसमें कौन सी अर्जी वाली बात है? और तरीके लबैका मुतालबा एक तरफ अपोजिशन इस पे पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ नहीं क्या पॉइंट स्कोरिंग या ये कि जी शायद वो कहते हैं ये बड़ी गलत रिवायत बन जाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे और फिर वो कहेंगे जी पार्लियामेंट में इस चीज को लाया जाए। ये तो दुनिया में है, इंग्लैंड में है कि अगर एक अक्सरियत चाहती है ये पार्लियामेंट में ये डिबेट हो किसी भी इशू के ऊपर, तो पार्लियामेंट मजबूर, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। अगर एक अक्सरियत कह रही है ये इशू पार्लियामेंट में डिस्कस करें तो पार्लियामेंट को कह रहे हैं ना। बिल्कुल। और टीएलपी के जो मेंबरान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो भाई असम्बलियों में हैं, सिंध में, पंजाब में, तो वो भी इस चीज को इनिशिएट कर सकते हैं, उनकी तरफ से करारदाद आए और फिर उस पर बहस हो, लेकिन वो सूबाई सतह पर हो जाएगा। इशू कौमी असम्बली का है, इशू कौमी असम्बली का है और कौमी असम्बली में डिस्कशन में एक पब्लिक का मुतालबा है। जैसे महंगाई है, अगर महंगाई के ऊपर पब्लिक कहती है कि डिस्कशन होनी चाहिए तो कौमत का नहीं है, हम नहीं करते, तो ये तो कोई बात नहीं है। आप कह दें डिस्कशन करके ये महंगाई जो है नेचुरल है, हमारा फॉल्ट नहीं है, अगर कोई रहनुमाई कर सकता है तो करें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये इशू जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन करें कि फ्रांस ने जो तौहीन की है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और हमें फ्रांस की, मेरी तो राय है, निकाल देना चाहिए। इसमें कोई हम फ्रांस से हमारे तल्लुकात खत्म होते हैं तो हो जाए, क्या कहते हैं पूरे यूरोप से हो जाएंगे, हो जाएगा, सारे ममालिक जो हैं उसमें FATF पाबंदियां ये वो सब सारे मगरिब सब आ जाएगा। सपोज हमने ये सोच लिया कि हमारे अमेरिका से तल्लुकात भी खराब हो गए, यूरोप से भी खराब हो जाए, उससे हो क्या जाएगा? भूख है, लोग महंगाई की भूख बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इश्क के अंदर भूखे रहना भी बर्दाश्त कर लेंगे, जो गोली खाने को तैयार है वो भूखे रहने को तैयार नहीं है। जो अफगानिस्तान में जो जंग की है, सब जिस तरह से ये गुलाम रजा साहब, ये जिस तरह से पहले इसको कालादम करार दिया गया और फिर आप तो जानते हैं कि ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीवाने हैं और इसी के अंदर ही सारा इन्होंने जो कुछ भी पहले दिन से लेके अब तक जो सूरत हाल है वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी मोहब्बत के गिर्द घूमती है। तो ऐसी जमात को जिनसे इतने ज़्यादा वोट्स भी लिए, कालादम भी करार दे दिया गया, क्या आप समझते हैं कि सुन्नियों की नुमाइंदा जो पहली दफ़ा हमें इस तरह से लगा है कि सुन्नी बरेलवी जो हैं उनकी जानिब से इतने ज़्यादा वोट एक तंजीम जो है वो ले पाई है? इससे पहले मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, उनके होते हुए कभी कभी इकट्ठे हुए उलमा कराम, लेकिन वो दबदबा और वो वोट बैंक नहीं था जिस तरह से यहाँ पे। कोई इस पे क्या समझते हैं आप कि बाकी सियासी पार्टियां जो हैं वो उनका भी किरदार है कालादम करार दिलवाने में, या वो नहीं चाहते कि उनका वोट जो है वो अलहदा से मौलवियों को पड़े और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को पड़े? क्योंकि इसमें नून लीग भी खामोश है, पीपल्स पार्टी भी खामोश है। जी देखें, इसमें आप ये बताएं, जब मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को सजाए मौत दी गई है, तमाम मीडिया ने ब्लैकआउट किया, पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा जनाजा हुआ जी। खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा हुआ, उस वक्त भी तमाम मीडिया ने बाइकआउट किया और खबरें नशर नहीं की। तो ये तो खाली सियासी जमातें नहीं है, मीडिया भी उस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर कोई दो आवारा औरतें बाजार में झगड़ पड़ें, उनकी खबरें तो हर कोई छापेगा, और एक इश्क वाले बात कर रहे हैं, उनकी खबर छापने से गुरेज करते हैं। मतलब कि ये पूरी ओवरऑल खाली सियासतदानों की बात ना करें, इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है कि वो सच्ची बात करते हुए घबराते हैं, पता नहीं क्या इनके अंदर मिजाज है। भाई ये वतन तो बने ही कलमे के नाम के ऊपर है। सर गवर्नमेंट की पाबंदियां आ जाती है ना जी, फिर वो, लेकिन इसके बावजूद बोल रहा है, बोल तो इस पे खामोश नहीं है, हम तो पूरी तरह इस पे बोल रहे हैं। मियां साहब, ये अब इसका वे आउट क्या है, इसका हल क्या है, होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? ये जो इतने कंटेनर रावलपिंडी में 30-40 हज़ार पुलिस वाले खड़े कर दिए, जेल पुल पे कर दिए, और शेलिंग और ये वो सारा कुछ, आप तो इसमें बड़ा किरदार आपका बड़ा पॉजिटिव रहा है। आप क्या साद रिजवी साहब की रिहाई और मुकदमा की वापसी, कालादम का ये जो साथ लगा दिया गया है, ये मामला ले लिया जाए, सिर्फ फ्रांस का छोड़ दिया जाए, तो मामला हल हो सकते हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ, इसका जो सही हल है
ये कुछ नेक नियत उलमाए कराम और जो सियासी पार्टियां हैं, क्योंकि अब मसला बहुत हाईलाइट हो चुका है। पहले मसला आसान था, अब ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, अब ज़्यादा मुश्किल हो गया, पहले मुश्किल कर लिए। तो जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां हैं उनका एक डेलीगेशन बनाकर उनके अंदर ये डिबेट कराएं, उनसे एक सोल्यूशन इसके ऊपर ले लें। इसका सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, वो तो मैंने भी अपना पंजाब गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को भी अपने हद तक मैंने गुजारिशात की हैं। अगर उन्हें बात समझ आ जाए कि साद रिजवी साहब को जब हाई कोर्ट ने कह दिया छोड़ दें, उनके ऊपर मुकदमा गलत है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो अदालत की हुकूमत की तामील करने में हुकूमत को क्या हेजिटेशन है? वो तो अपील में चले गए, फिर वहां से केस वापस हाई कोर्ट गलत जा रहे हैं ना जी, वो जाए गलत रहे हैं। तो साद रिजवी साहब को तो फौरन रिहा करना चाहिए। और मैंने जो उनको मशवरा दिया कि आपको हेजिटेशन ये है कि ये चौक चौराहे बंद करेंगे। चौक चौराहे बंद करना मैं भी समझता हूँ शरई तौर पर कतन हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन हमारे मिजाज में ये बात आ गई है कि जब तक चौक चौराहा बंद ना करें गवर्नमेंट बात नहीं सुनती। सर कई दिन तो उन्होंने धरना दिया, काफी दिन धरना रहा है। तो उस वक्त कोई मामला हल कर लेते। भारत ये बातें डिस्कशन के साथ तहरीक लबैक के कायदीन को भी जो हुकूमत को खदशात हैं उनको उसके मामले में कूल डाउन किया जा सकता है, और जो उनके जायज़ मुतालबात है वो हुकूमत को समझाया जा सकता है। जैसे ये मामला ही है कि फ्रांस के सफीर की डिस्कशन, अब इसमें सफीर है ही नहीं, हुकूमत का कोई बंदा समझा दे, सफीर है ही नहीं तो हम निकालेंगे। ये तो हमें बादशाहों वाली बात करते हैं, वो अपनी मर्जी से अगर सैर करने गए, छुट्टी पे गए तो वो बात और है। हुकूमत का एक शटअप कॉल देना और एहतजाजन निकालना कि आपने चूंकि तौहीन किया ले निकल जाएं, वो एक और बात है। बिल्कुल। अच्छा शेरपुरी साहब, कुछ नाम ऐसे सजेस्ट करेंगे इकराम की जो आपकी नज़र में इतने मोतबर हैं कि उनका एक डेलीगेशन बने और जाके साथ रिजवी साहब और उनकी मजलिस शुरा से मुज़ाकरात करें तो कोई ना कोई इसमें ब्रेक थ्रू निकल सकता है? देखिए, वो पहले जो उलमा बुजुर्ग मुख्तलिफ चारों सूबों से और आज़ाद कश्मीर से साहबजादा हामिद साहब सियालकोटी, हामिद रज़ा साहब फैसलाबाद से, सरवत इजाज़ कादरी साहब, साहबजादा ज़ुबैर साहब और सुल्तान बहु शरीफ से साहबजादा सुल्तान अपना महबूब सुल्तान साहब, तो ये सारी हस्तियाँ वो हैं जो सियासी तौर पे भी इनकी मेच्योरिटी है और मजहबी तौर पे और अपने अपने आस्थानों की वजह से उनका एक एहतराम है। तो तहरीक लबैक वाले जो हैं वो सारे हमारे, उनके साथ हमारा कोई ऐसा फासला तो नहीं है। अगरचे पॉलिटिकल स्टाइल में हमारा फ़र्क है, एक पॉलिटिकल एफर्ट्स का एक स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो बात तो आपस में की जा सकती है, लेकिन पीछे कोई गारंटी तो हो। हुकूमत कम अज़ कम जो वादा करे वो पूरा करे। जब हुकूमत वादा करके पूरा नहीं करेगी तो हम कैसे हुकूमत के बिहाफ पे बात करें और खाम खा हम एक गलत बात अपने सर के ऊपर ले लें। और जबकि दस्तखत मौजूद है, वो लिखा हुआ मुआहदा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उस वक्त भी वफाकी वज़ीर नूरुल्लाह कादरी साहब थे और शेख रशीद साहब भी थे, उनके साइन मौजूद है। हाँ, उसमें समझा दें कि क्या उसमें कबाहत है, और उस पर अमल दरामद अगर नहीं हो रहा तो फिर आगे बात करना मुश्किल है। लेकिन उस पर भी आप कह रहे हैं कि ये लोग अगर बीच में आ जाएं तो बात आगे बढ़ सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है कि चलो जी ये बात तो सच थी, लेकिन अब वो मुकर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं, तो चलो आपको सेकंड रास्ता निकाल दें। शायद जो इनकी मजबूरी उनको बताएं, शायद वो समझने की कोशिश करें। बात ब्रेक का वक्त है तो बात होगी। मियां जलील अहमद शेरपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस साल में बड़े बहुत अच्छे अंदाज से रोशनी डाली। अल्लाह करे कि हुकूमत जिस तरह आप कह रहे हैं या जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं उनको सही बात पहुँचाएँ, सही बात उनको समझाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। नस्ला टावर गिराने का सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है और इसको धमाका खेज मवाद से उड़ाने का कह दिया गया है, लेकिन लोग अब भी वहाँ मौजूद हैं। इसका एक और हल तलाश करने की कोशिश हो रही है कि उनको मुतबादिल रिहाइश दी जाए। इस बारे में हम बात करेंगे और एक अहम शख्सियत हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।